नमस्कार दोस्तों, आज हम भाग 5 संविधान में लेकर आए हैं। भाग 5 अर्थात संघ, जिसको इंग्लिश में यूनियन, या उसको अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोलें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्रीय सरकार के अंतर्गत की चीज़ें सारी पढ़नी है। तो ये अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 52 से 151 तक का विधिवतपूर्ण वर्णन किया गया है। अगर आपको बताया गया है कि अनुच्छेद 19 संविधान की रीढ़ है और अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये संविधान का अमृत है, ये समझ लो। क्योंकि अगर आपने अब तक जितना भी पढ़ लिया वो तो इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो इसके आगे का जो भी हम पढ़ाएंगे, जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, आपके समझ में नहीं आएंगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी अर्थात अकॉर्डिंग टू पंकज सर, आप ये लिख लेना कि ये संविधान का अमृत है। ठीक, तो चलिए आज हम देखते हैं भाग 5। भाग 5 पढ़ने के पहले मेरा एक अनुरोध है आप सभी से कि प्लीज़ आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, जो भी कुछ है सब कुछ खोल के रख लो। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा भाग पढ़ने जा रहे हैं जिसका पढ़ा तो हम संघ रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन हूबहू चीज़ें वही आपको स्टेट गवर्नमेंट में मिलेंगी। अर्थात जब हम भाग 6 पढ़ाएंगे तो यही चीज़ें सिर्फ शब्दों का हेरी फेरी रहेगी, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। जैसे कि यहाँ पर हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक, उसके बाद प्रधानमंत्री जिनको हम पीएम बोलते हैं, वाइस प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल, ठीक, अटॉर्नी जनरल। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एमपी अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक। यहीं पर हम संसद पढ़ेंगे, क्लियर। यहीं पर हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, यहीं पर हम प्रस्ताव पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे, संसद के शीतकालीन, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन यही चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? स्टेट गवर्नमेंट में। यहाँ पर हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, उपराज्यपाल हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, वहाँ पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे, वहाँ पर एडवोकेट जनरल पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एमपी यानी लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम एमएलए पढ़ेंगे लोकसभा राज्यसभा के। यहाँ पर हम संसद पढ़ेंगे, वहाँ पर विधानमंडल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर हाई कोर्ट, चीज़ें वही रहेंगी सारी, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल चेंज रहेंगे और कहानी पूरी हूबहू वही रहेगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज हम भाग 5 में हम सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की एक बहुत ही आसान ट्रिक मैं लेकर आया हूँ, उस ट्रिक में ही पूरे राष्ट्रपति ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम। क्या है? 2-3 बार आप मेरे साथ रिवाइज करें, रिपीट करें। पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम। कहने का तात्पर्य है कि चीज़ें इसी वक्त क्लियर होकर चलें, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में बैठना है तो कोई भी चीज़ पढ़ें तो तुरंत क्लियर करते चलें, ठीक है। केवल रिवाइज करने की कहानी बचे, उसको पढ़ने की नहीं। पकानी कोका द्वियोदशम अर्थात पकानी बड़ा का है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 52 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक पहुँचेगा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। ये 10 अनुच्छेद वो हैं जिसमें आपका पूरा राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा। तो राष्ट्रपति खत्म, पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम। भाग 5 कहाँ से स्टार्ट होता है? अनुच्छेद 52 से। तो 52 से लेकर जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक लिख डालो, 52 से 61 तक, टोटल 10
अनुच्छेदों में आपके राष्ट्रपति सिमट के रह जाएंगे, राष्ट्रपति साहब। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन की से लिया गया। लेकिन ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति होता है या राजा महाराजा जो होता है वो वंशानुगत होता है, लेकिन इसकी जो पद्धति है वो अमेरिका से ली गई है। कहने का तात्पर्य है वहाँ पर भी राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है, हमारे यहाँ भी इलेक्टेड ही होता है, यानी चुना जाता है, निर्वाचित होता है। लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति तो शक्तिशाली होता है, लेकिन हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो शक्तिशाली पावरफुल नहीं होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति केवल औपचारिक रूप से होता है, औपचारिक होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यानी कार्यपालिका का औपचारिक होता है, कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो चलिए देखते हैं, इसको एक्सप्लेन कर दें एक बार ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। पासे पद, पासे पद, राष्ट्रपति का पद। कासे? कार्यपालिका का अध्यक्ष, यानी कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव। ठीक, एग्जीक्यूट होता है, किसी भी काम को कंप्लीट करना, एग्जीक्यूटर अर्थात काम को कराने वाला। ठीक, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है यानी कार्यकारी अधिकारी, लेकिन कार्यपालिका है इसलिए एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ठीक, वैसे ही जैसे किसी भी कंपनी, जैसे आप बैंक में जाते हैं तो एक होता है जो कैश डिलीवर करता है, एक होता है जो कैश को विड्रॉ करता है, एक होता है जो बाकी लिखा पढ़ी के काम करते हैं। तो कई सारे लोग होते हैं बैंक में और अलग अलग उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट्स का अलग अलग एक एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष, कुछ भी बोल लो। ठीक, वैसे ही उनके ऊपर एक होता है कौन? ईओ, ई यानी एग्जीक्यूटिव, ओ यानी ऑफिसर। इसके ऊपर जितने भी कार्यकारी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर एक होता है सीईओ। किसी भी कंपनी का जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है सीईओ, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वैसे ही देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या है? एक प्रकार से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे देश का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। क्लियर? आगे नी से निर्वाचन, क्लियर। को से कोटा, राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है? अर्थात लोकसभा राज्यसभा के एमपी एमएलए इनकी वोट की वैल्यू क्या होती है? एक एमपी की वोट कितने वोटर्स के बराबर होती है, वो सब चीज़ें। जैसे कि आप देखते हैं रामनाथ कोविंद 18 लाख वोट पाए थे। अब आप खुद सोचिए, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, राज्यों की विधानसभा है। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की टोटल सीटें 545 हैं। राज्यसभा की बात करें 250 हैं, लेकिन वो भी कौन से? निर्वाचित सदस्य। अगर राज्यसभा के 12 मनोनीत जो किया जाता है उनको हटा दें तो कितने बचेंगे? 238 बचेंगे, प्लस इधर आप 2 हटा दो, 250 में 243 ये बचे। यानी कि राज्यसभा लोकसभा से 545 होते हैं, 2 घटा दो, 543 से राज्यसभा से कितने होते हैं? आपके राज्यसभा से 250 होते हैं, 250 से 12 घटा दो जो मनोनीत है, 238 बचे। क्लियर? वैसे ही अलग अलग स्टेट्स की अपनी विधानसभा, उनकी सीटें कितने बना के, लेकिन 8 लाख तो सीटें नहीं हो जाएंगी। ये कैसे हो जाता है? तो वो होता है, वही चीज़ें यहाँ पर कोटा में समझाई गई हैं। कहाँ से? कार्यकाल, कितने वर्ष का कार्यकाल, कितना टर्म होता है इनका। यानी दोबारा, यानी पुनः निर्वाचन। ठीक, यो यानी योग्यता, द यानी कि 59 में द अर्थात कि द कंडीशंस, दशाएं कौन कौन से होते हैं उनकी। सा शपथ, माँ महाभियोग। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं एक एक आर्टिकल को विधिवत तरीके से, ताकि आपकी चीज़ें विधिवत तरीके से समझ में आती रहें। सबसे पहले आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 अर्थात अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। किसका पद है? राष्ट्रपति का पद। किसमें? 52 में। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन अर्थात यूके। यहाँ पर कौन होती है? रानी अर्थात महारानी। रानी या महारानी बात एक ही है। ठीक, महारानी। एक चीज़ है, हमारे यहाँ की जो ज़्यादातर महिलाएं हैं
वो अपने पति को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, सुख दुख में सपोर्ट करती हैं। दुख है तो सारा दुख अपने पास ले लेंगी ताकि उसको सुख रहे, सुखी रहे, मेंटली फ्रेश रहे, ताकि वो आगे जीवन में बढ़ सके। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं अगर उनका पति राजा बन गया, राजा नहीं कभी भी कामयाब हो गया, किसी भी सफलता की सीढ़ी पे पहुंच गया, तो क्या एक राजा ही है तो वो रानी कहलाएगी। कोई भी महिला क्या है, वो रानी कहलाएगी। लेकिन वहीं पर ब्रिटेन में क्या है, रानी महिला खुद ही सब कुछ बन जाती है। तो जब महिला खुद ही सब कुछ बन जाती है तो क्या किसी भी महिला का अगर डॉक्टर है तो उसका पति डॉक्टर नहीं कहलाता है। डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी पत्नी डॉक्टराइन कहलाएंगी, आप वकील हैं तो आप वकीलाइन कहलाएंगे, ठीक। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्रियान कहलाएंगे, मंत्री हैं तो मंत्रियान कहलाएंगे। लेकिन क्या कभी ये हुआ है कि आप अगर डॉक्टर हैं तो आपका पति डॉक्टरवा कहलावे, आप राष्ट्रपति हैं, आपका पति राष्ट्रपतिवा कहलावे? ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ हुनर भारत की महिलाओं को दिया गया है। लेकिन बहुत सी ऐसी आजकल यही एक दुविधा है महिलाओं में कि वो पति और पत्नी में सोचते हैं कि हम आगे बढ़ें, वो सोचते हैं हम आगे बढ़ें, वो एक दूसरे के समस्याओं को समझती नहीं है, उसके सुख दुख को बांटती नहीं है, इसलिए दोनों में आना तानी लगी रहती है, खींचातानी, जिसकी वजह से दो के दोनों वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर आप अपने पति का सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या है, आजकल महिलाएं सपोर्ट नहीं करती हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, नौकर बनाने की कोशिश करती हैं। तो नौकर बनाओगी तो आप नौकरानी कहलाओगी, ठीक। अगर आप जो भी लोग लेक्चर देख रहे हैं, जो ही महिला कैंडिडेट, तो उन सब के लिए स्पेशली है जागरूक करने के लिए उनको, ठीक, आ गया ये। तो ये ज़्यादातर बात महिलाओं में, शादी वादी बहुत बड़ी चीज़ होगा। अगर लड़की पढ़ी लिखी समझदार मिल गई तो आपकी ज़िंदगी जन्नत समान है। अगर लोल टाइप मिल गई कोई भी लड़की तो ज़िंदगी पूरी यहीं पे नरक मिल जाता है। देखने को आगे आइए। 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद, ठीक। आर्टिकल 53 में क्या है, का यानी कार्यपालिका। कार्यपालिका को इंग्लिश बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक। एग्जीक्यूटिव दो होते हैं, एक होता है वास्तविक और एक होता है औपचारिक। वास्तविक यानी रियल एग्जीक्यूटिव, और ये क्या होता है, ऑफिशियली। ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव यानी वास्तविक। कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष जानते कौन होता है, वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय अर्थात पीएम। इस समय कौन होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे। औपचारिक कौन होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति महोदय हमारे क्या है, औपचारिक मात्र है। राष्ट्रपति की वही पोजीशन रखिए जो घर में आपके दादाजी की होती है। किसकी, दादाजी की। दादाजी कहने के तात्पर्य है जब दादाजी की उम्र हो जाती है तो आपके पिताजी उस कंडीशंस पे आ जाते हैं और दादाजी सिर्फ वही काम करते हैं जो पिताजी कहते हैं। अर्थात सारे काम पापा जी करेंगे, आपके हर एक काम आपके पिताजी करेंगे, बाबूजी करेंगे, अब्बू करेंगे। सिर्फ वो आपके दादाजी से हूँ हाँ करवाते रहेंगे। आपकी इच्छा तो करिए, नहीं इच्छा मत करिए, नहीं पिताजी तो इस काबिल हो ही गए, कर ही लेंगे, सब कुछ वही है। ये हर काम करने के लिए काबिल होते हैं महोदय, ये जो है हर काम करने के लिए काबिल होते हैं। बशर्ते ये जो है ना, यहाँ पर राष्ट्रपति लिख दो तो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। ये जो है ये सिर्फ साइन करने के लिए होते हैं। साइन, सिग्नेचर कर दिया हो गया काम, सिग्नेचर कर दिया हो गया काम, ठीक। आगे समझ में, यहाँ पर साफ साफ लिखा जाता है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। लेकिन वहीं पर जब आप प्रधानमंत्री का पूरा सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका का औपचारिक मात्र अध्यक्ष होता है, बल्कि वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री बाध्य नहीं है राष्ट्रपति को सलाह देने, ठीक। आगे आइए, 53 हुआ, रफ कर दूंगा ताकि हम उस स्टेज पर ना पहुंच जाएं जहां से आपको दिखाई ना दे। 53 हो गया। अब हम पढ़ेंगे 54, निर्वाचन।
आर्टिकल 54 में क्या है? निर्वाचन, इंग्लिश बोलते हैं इसको इलेक्शन, निर्वाचन, इलेक्शन। क्लियर? चलिए, सबसे पहले चीज़ निर्वाचन कौन कराता है, यानी इलेक्शन कौन कराता है? तो सीधी सी बात है, निर्वाचन आयोग कराएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन दे देता है निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग या सेंट्रल निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट के लिए इलेक्शन कमीशन आप जान लो केवल और केवल ग्राम पंचायत वाले इलेक्शन कराते हैं, ठीक, बिल्कुल निचले स्तर के। और बाकी सारे इलेक्शन जो भी आपके देश के हैं, MP, MLA, ठीक, ये जितने भी इलेक्शन हैं ये सारे सेंट्रल इलेक्शन आयोग कराता है, कमीशन कराता है, ठीक। आगे आइए, निर्वाचन आयोग। दूसरा एक होता है निर्वाचन मंडल। क्या होता है? निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कमेटी, इलेक्टोरल कमेटी या इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं इसको, तो कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। चाहे तो इलेक्टोरल कमेटी बोल दो या इलेक्टोरल कॉलेज बोल दो, ठीक। अब देखिए, इसमें समझिए कौन कौन भाग लेता है। सपोज दैट ये आपका देश है, देश के संसद होती है, ठीक, संसद के दो भाग, लोकसभा, राज्यसभा। क्लियर? लोकसभा में दो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन। यहाँ पर 12 मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में खेल कूद, शिक्षा, साहित्य, इन सब क्षेत्रों से, ठीक। ये है कहाँ? ये देश था आपका। ये भी पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में। इधर आइए, ये है आपका राज्य, राज्य की ये विधानमंडल है। क्लियर? ये आपकी देश की संसद थी, ये अर्थात पार्लियामेंट, ठीक। इसके भी दो, एक है विधानमंडल, एक होता है विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। इसमें विधानसभा पार्टिसिपेट करती है लेकिन विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक। तो किसी भी राज्य की विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि सभी राज्यों की विधानसभाएं पार्टिसिपेट करती हैं। और दो केंद्र शासित राज्य, पुडुचेरी और दिल्ली, इन दो केंद्र शासित राज्यों की विधानसभाएं पार्टिसिपेट करती हैं। केंद्र शासित राज्य क्या होते हैं? देश का केंद्र क्या है? दिल्ली है। और केंद्र शासित राज्य वे राज्य जिनका कंट्रोलिंग पावर दिल्ली से होता है, वो केंद्र शासित राज्य होते हैं। जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। अब केंद्र शासित राज्य कौन बनाए जाते हैं? वे राज्य जो केंद्र से दूर होते हैं उन्हें केंद्र शासित राज्य बनाया जाता है। लेकिन अब आपके दिमाग में होगा कि दूर वालों क्यों बनाया जाता है? जैसे अंडमान निकोबार है, और जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। तो जो राज्य हैं, तो राज्यों का जो मुख्यमंत्री होता है वो स्वतंत्र होता है किसी प्रकार कोई भी डिसीजन लेने के लिए। अंडमान निकोबार के अगर मुख्यमंत्री, वैसे मुख्यमंत्री स्वतंत्र ही होता है, तो उन्होंने अगर किसी दूसरे देश के साथ मिलने के लिए डिसीजन ले लिया, सारे डिसीजन मुख्यमंत्री के पास होता है, तो आप ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। हमारे देश के जितने दूर दराज के राज्य हैं वो दूसरे देश उनको लालच देंगे और लालच बच वो मिल जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया, इसलिए गवर्नमेंट केंद्र शासित राज्य में जो है उपराज्यपाल ये प्रशासनिक कोई कैंडिडेट नियुक्त करते हैं ताकि वो केवल खरंजा बनवाएं, नाली बनवाएं, साफ़ सफाई करवाएं, बस। और जितने बड़े डिसीजन है वो यहाँ पर दिल्ली लेती रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो डर है वो डर ही ख़त्म हो जाए तो डर किस चीज़ का रह जाएगा, ठीक है। तो ये होते केंद्र शासित राज्य। आगे यहाँ पर एक चीज़ आप साफ साफ जान लें, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में निर्वाचन यानी इलेक्शन में भाग लेते हैं। कौन से निर्वाचित? क्यों? क्योंकि लोकसभा में 2 मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं, राज्यसभा में 12 मनोनीत राष्ट्रपति जी करते हैं। उस प्रकार से ये 12 और ये 2
लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। साथ ही विधान परिषद, जिन राज्यों में 6-7 जो भी राज्य हमारे यहाँ हैं जिनके यहाँ विधान परिषदें हैं, वे क्या है, वे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हर केंद्र शासित राज्य में आपके विधानसभा नहीं है, फिर किस में है, तो आपके जैसे जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा हो गई है, ठीक। जैसे केंद्र शासित राज्यों की बात कर रहा हूँ, जब राज्य था तब तो थी ही, तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, इन 3 राज्यों में कौन कौन से, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी और आपका एक है दिल्ली, ठीक। इन तीन राज्यों के यहाँ विधान सभाएं हैं। विधानसभाएं बाकी जगह क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इन राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है। क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है। इस चीज़ का ध्यान देते हुए, इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कहा, क्योंकि क्या था, सेंट्रल से सीधा कनेक्शन था, तो कोई भी छोटी बड़ी समस्या यहाँ आ रही, तो फिर कहा गया कि भाई चलो छोटी मोटी समस्याओं को निपटाने के लिए हम एक विधानसभा वहाँ गठित कर देते हैं। तो ऐसे राज्यों में विधानसभा गठित कर दी गई है। क्लियर, केंद्र शासित राज्य क्या होते हैं, क्लियर हुआ। आगे दूसरी चीज़, इनका जो इलेक्शन होता है, किसका, राष्ट्रपति जी का, वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से। कैसे, अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। जैसे हम किसको चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, तो एमएलए कहते हैं बबुआ तुम हमको चुनो, हम तुम्हारे लिए राष्ट्रपति चुन लेंगे। तुम हमको चुनो, हम तुमके कहते हैं राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं दिल्ली, ठीक है। तो ये होता है, तो हम एमपी एमएलए जो चुनकर यहाँ से भेजते हैं, वो हमारे लिए राष्ट्रपति जी को चुनते हैं। क्लियर, आगे आ रहा समझ में। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं। कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, विधान परिषद। बाकी तो राज्यसभा में जो 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में जो 2 लोग मनोनीत किए जाते हैं, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ पर, राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा। कैसे, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली, इंग्लिश बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल वोट सिस्टम। क्लियर, ये एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली द्वारा, अर्थात इंग्लिश बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल वोट सिस्टम। क्लियर, अब हम सबसे पहले समझते हैं आनुपातिक प्रणाली क्या होती है, ताकि चीज़ें आपकी समझ में विधिवत आती रहें। तो चलिए हम आनुपातिक प्रणाली पहले समझते हैं कि आनुपातिक प्रणाली होती क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। आनुपातिक प्रणाली यानी प्रेफरेबल वोटिंग क्या सिस्टम होता है, समझ लें तो आसानी रहेगी। सपोज दैट कोई भी 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। तो अगर हम वोट करने जाएंगे तो हम तीनों को वोट करेंगे, यही मैंने बताया आपको। चलिए मैं वोट करने जा रहा हूँ, मैं अर्थात पंकज सिंह वोट करने जा रहे हैं। तो इनकी हमारी पहली पसंद बी है, तो हमने पहली पसंद बी लिख के इनको डाल दिया। ए जो हमारी दूसरी पसंद है, वहीं पर सी हमारी तीसरी पसंद है। अब अगला कैंडिडेट अर्थात आप में से कोई गया, आप में से भी किसी भी व्यक्ति की पहली पसंद बी है, लेकिन उनकी दूसरी पसंद सी है और तीसरी पसंद उनकी ए है। आगे आइए, फिर कोई गया, उनकी दूसरी पसंद बी हो गया, पहली पसंद सी हो गया और तीसरी पसंद भी ए हो गया। फिर अगला कैंडिडेट गया, उसकी पहली पसंद ए हो गया, तीसरी पसंद बी हो गया और दूसरी पसंद सी हो गया। फिर एक कैंडिडेट गया, उसकी पहली पसंद सी हो गया, दूसरी पसंद बी हो गया,
लेकिन तीसरी पसंद ए हो गया। वोट तो कर दिया आपने, कौन सा प्रेफरेबल वोट सिस्टम हो गया। अब एकल संक्रमणीय क्या होता है, अब आनुपातिक प्रणाली पहले समझिए पूरी तरीके से। अब वोटिंग होगी, वोट की काउंटिंग होगी, चलो करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं किन किन व्यक्तियों को पहली प्रायोरिटी मिली है, पहली फर्स्ट प्रेफरेंस वाले कितने कैंडिडेट हैं। तीनों लोग हैं, कैंडिडेट तीन ही हैं, किसकी कितनी फर्स्ट प्रेफरेंस है, इनकी कितनी है, एक है, एक दो, इनकी दो है, एक दो, दो इनकी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ज़्यादातर लोगों के जो दो वाली पसंद है वो दो लोगों की है, यानी इनके और इनके, यानी बी और सी की वोटिंग बराबर है। लोगों की जो पसंद, जितने भी लोगों ने वोट दिया उनमें से जितने भी लोग हैं उनमें बी और सी की जो पसंद लोग करते हैं वो बराबर बराबर करते हैं। अगर 4 लोग सी को पसंद कर रहे हैं पहली प्रेफरेंस पे, तो 4 लोग बी को भी पहली पसंद प्रेफरेंस में कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक कोई व्यक्ति ए को भी पसंद कर रहा है। अब ए तो भैया बाहर हो गया लिस्ट से, रीजन क्योंकि इससे ज़्यादा ये दोनों लोग हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आगे एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय में क्या होता है, जिस व्यक्ति की, जिस प्रत्याशी की प्रेफरेंस अर्थात प्रायोरिटी कम होती है या जो हार चुका ऑलरेडी, उसकी वोटें उठाकर जो बचे हुए कैंडिडेट, जैसे यहाँ पर 3 थे तो 2 बचेंगे, 10 होते तो 9 बचते, 8 होते तो 7 बचते, ऐसे तो इनकी वोटें उठाकर इनको दे दी जाएंगी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये थी पहली प्रथम चरण की काउंटिंग थी, प्रथम चरण की काउंटिंग थी, ठीक। अब दूसरे चरण की काउंटिंग होगी, तो दूसरे चरण की काउंटिंग में क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कितने लोग, इनकी दो पसंद किसकी किसकी है, 1 2, 2 कितनी पसंद है, 2, 1 2, 2 किसकी पसंद, कितनी पसंद है, 2, ठीक। यहाँ पे पेज फंस गया, फिर से पेज फंस गया, ठीक। आप देखते हैं, सपोज दैट एक कैंडिडेट से भी हम वोटिंग और करा लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब देखिए हम एक कैंडिडेट से वोटिंग और करा रहे हैं, इसको आपको समझाने के लिए, ठीक। तो सपोज दैट इनको 3, इनको 2 और इनको 2, इनको 1, फिर इक्वल करने के लिए हम करा लेते हैं 3, इनको 3, इनको 1, सॉरी इनको 2, इनको 1, ठीक। चलिए अब देखो, अब हम फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। वोटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। एक पसंद किसकी है, कितने लोगों की, यहाँ पर 3 लोगों की पसंद है, यहाँ पर 2 लोगों की पसंद है, यहाँ पर 2 लोगों की पसंद है। अब सीधा सीधा एक तो जीत गया, ये जीत गया, ठीक। लेकिन सपोज दैट आप ये मान लो कि इनकी भी 3 हो जाए, इनकी 2 हो जाए, तब हम क्या करेंगे, ये पहले प्रथम चरण की हो गई वोटिंग काउंटिंग। दूसरे चरण में क्या करेंगे, इनकी वोटें इनको दे देंगे लाकर, क्लियर। फिर उसके बाद 2-3 चरण क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार कितने चरण की वोटिंग की जा सकती है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जैसे पहले चरण हुआ तो इनके कम थे, इनके उठा के इनको दे दी गई। दूसरा चरण हुआ, इनके उठा के इनको दे दी जाएंगे। फिर तीसरा चरण ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो आप ये जान लो कि जितने उम्मीदवार होंगे उतने ही चरण की वोटिंग यानी काउंटिंग की जा सकती है। कितने चरण की वोटिंग होगी, जितने उम्मीदवार होंगे। अगर 10 उम्मीदवार हैं तो 10 चरणों में वोटिंग काउंटिंग हो जाएगी। अगर 8 उम्मीदवार हैं तो 8 चरणों में काउंटिंग हो जाएगी। क्लियर। ये था एकल संक्रमणीय पद्धति। जैसे तो फिर दूसरी चीज़, एक और चीज़ बहुत ही बारीक चीज़ है, नॉर्मली बुकों में नहीं मिलती है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ जाएं। एक बार क्वेश्चन आ गया था यूपीएससी में
कि सपोज दैट किसी भी राज्य की विधानसभा भंग है, किसी भी राज्य की, सपोज दैट गुजरात है, राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, इनमें से गुजरात और राज्यसभा की विधानसभा भंग है, तो क्या राष्ट्रपति जी का इलेक्शन होगा? बताएं, होगा? तो समझ लें, क्योंकि ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी विधानसभाएं भंग हैं। अब क्या इलेक्शन नहीं होगा? लेकिन ये भी साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर हर हाल में हो जाना चाहिए। कब? 6 महीने के अंदर अंदर हर हाल में इलेक्शन राष्ट्रपति जी का हो जाना चाहिए। अब तो समस्या आ गई। तो विधानसभा भंग है, नहीं भंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में। चाहे 1 या 1 से अधिक राज्यों की विधानसभा अगर भंग है, उसके बावजूद भी राष्ट्रपति का इलेक्शन किया जाएगा। क्लियर? ये जो डाउट है ये क्लियर। कान, इसीलिए मैंने कहा था नाक, कान, आँख, मुँह, जो भी कुछ है, हाथ पैर, सारे खोल के बैठो, क्योंकि ये क्या है? अमृत पढ़ा रहा हूँ। क्या है? अमृत है। इसके बिना जीवन बेकार है। अभी तक जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो डायरेक्टली आर्टिकल से पूछी जाती। बताइए, ग्राम पंचायतें आर्टिकल 39, बताइए स्वतंत्रता का अधिकार 19, डायरेक्ट बता दोगे आप। आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 44 में क्या है, आर्टिकल 57 में क्या है, सॉरी 47 में क्या है। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। थ्योरिकल, जैसे लिख दिया, निम्नलिखित में से सही कथन चयन करें। पहला, राष्ट्रपति के इलेक्शन के दौरान राज्य की विधानसभाएं भंग हैं। ये क्वेश्चन है। पहला, इलेक्शन होगा। दूसरा, इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन हो भी सकता, इलेक्शन नहीं भी हो सकता। चौथा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपकी चीज़ें क्लियर हों, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हों, ताकि जब आप पूरा संविधान पढ़कर तैयार हो जाएं तो आप डायरेक्ट जाएँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब मेरा इंटरव्यू ले लो। अब मैं पूरा संविधान पढ़ कर आया हूँ, पूरा पढ़ कर आया। ठीक, इसलिए ताकि आपके अंदर ज़रा भी हिचक न रहे, कैसा भी सवाल आए आपसे छूट के न जा पाए। ठीक, ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों से मिस्टेक्स कर जाती हैं। ठीक, यहीं पर आप कर लगा के आते हैं कि इलेक्शन नहीं होगा अभी। ठीक, तो इसलिए आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हों। अब हम आगे देखते हैं कि निर्वाचन में ही राष्ट्रपति का कोटा नहीं, लोकसभा राज्यसभा की वोटिंग, जैसे कि मैंने भी बताया था कि आप सुनते हैं कि रामनाथ कोविंद 8 लाख वोटें पाए थे। मीरा कुमार 6 लाख वोटें पाई थी। ये इतने लाख, इतने हज़ार पाई थी। आप देख रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सभी विधानसभा को लोगों को काउंट कर कर देख रहे हैं, फिर भी लोगों की संख्या लाख में नहीं पहुंच रही। तो इनकी वोटें लाख में कैसे पहुंच जाती हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, इनकी वोटों की वैल्यू होती कुछ। ठीक, तो वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कैसे वो सिस्टम होता है, आप देखिए, ताकि आप भी याद रखें। मैंने यहाँ किसी से संविधान पढ़ा है यूट्यूब पर, वो भी इतना अच्छा, वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन टीचर मिस्टर पंकज सर। ठीक है, चलिए, हम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं होता, लेकिन कभी कभी होना पड़ता है अपने आप को संभालने के लिए। चलिए देखो, विधानसभा, एमएलए, विधानसभा से कौन होता है? एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, जो कि विधानसभा पहुँचते कौन? विधायक। एमएलए अर्थात विधायक। एक विधायक की वैल्यू क्या होती है? विधायक के एक वोट की वैल्यू क्या होती है? इसका एक फार्मूला होता है कि राज्यों की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, क्लियर, राज्य की जनसंख्या बटे कुल विधानसभा सीटें, कुल
विधानसभा सीटें या टोटल एमएलए सीट्स या टोटल एमएलएज इंटू 1000, यही फार्मूला होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, सपोज दैट मैं राजस्थान को ले रहा हूँ, ठीक, राजस्थान को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। सपोज दैट राजस्थान की जनसंख्या मैं मान लूँ 10 करोड़, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक, क्लियर। आगे आइए, वहाँ की सीटें हैं, मैं इसको आसानी से क्लेरिफाई कर पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसलिए उस हिसाब से मैं डिजिट लूँगा, ठीक। ये कोई एग्जैक्ट राजस्थान की जनसंख्या नहीं है, ठीक। मैं एग्जैक्ट जनसंख्या लगूँ वो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आएगा आपके समझ में आएगा। आगे आइए, सपोज दैट यहाँ पर कुल सीटें हैं 250 विधानसभा की इंटू 1000, 3 से 3 कट गए, 1 से 1 कट गया, क्लियर। आ गया 25 चौके 100, एक शून्य की कमी पड़ रही है मुझे लग रहा है, चलो छोड़ो, नहीं चलो रख ही लो, एक एक्स्ट्रा। तो राजस्थान का जो एक सीटर है, एक एमएलए है, उसकी एक वोट की वैल्यू 400 है। कितनी है? 400 है। और कुल एमएलए कितने हैं? 250 हैं। तो 250 बराबर 25 चौके 100, 3 तो ऐसे ही हैं, प्लस 100, यानी कि राजस्थान के टोटल जितने भी विधानसभा है, जितने भी कैंडिडेट है, 250 लोगों की वोटिंग की वैल्यू कितनी? 1 लाख है। कितनी? 1 लाख। वैसे कितने राज्य हैं? हर राज्य की अपनी अपनी जनसंख्या है, हर जनसंख्या के अकॉर्डिंग अपने सबसे कम ज़्यादा। इसीलिए आप देखें सबसे ज़्यादा राज्य से जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? उत्तर प्रदेश की। इसीलिए जिसकी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में होती है, राष्ट्रपति ज़्यादातर उसी का बनता है। समझे? क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा राज्य जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश के जो एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और जिससे सबसे कम जिस राज्य की जनसंख्या होगी उस राज्य की वोट की वैल्यू सबसे कम होगी। यहीं से कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब आपको अगर जनसंख्या याद है कि किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या है, तो वहाँ से देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरा बनेगा जियोग्राफिकल से। कहाँ से? जनांकिकी से। जनांकी यानी जनसंख्या से जब पूछेगा किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, आपको पता है। फिर वहीं से अगर क्वेश्चन बन रहा है कि सपोज दैट जैसे कि मान लो एमपी की संख्या सबसे कम है, मान रहा हूँ, है नहीं, मध्य प्रदेश सबसे कम जनसंख्या, ये आपको पता है, और जनांकिकी में पूछ लिया सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य एमपी। क्वेश्चन आ गया एमपी के एमएलए की वोट की संख्या की वैल्यू क्या होती, तो आप फटाफट जनसंख्या निकालिए, फटाफट कर लिए, ठीक। तो ये तो था एमएलए का। अब आप निकालिए एमपी का, चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा को, एमपी ही कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है? एमपी कहलाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहलाता है, क्योंकि संसद में बैठता है। आइए एमपी, ठीक। इनका एमपी की वैल्यू निकालने के लिए एमएलए की वैल्यूज का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कुल एमएलए का वोट। क्लियर? कितना? कुल एमएलए का वोट, कुल एमएलए का वोट बटे टोटल एमपी राज्यसभा प्लस लोकसभा। क्लियर? ठीक, यही फार्मूला होता है इनका। अब देखिए, लेकिन संसद ने इसके लिए क्या कर रखा है कि एमपी की किसी भी एक एमपी की वोट की वैल्यू 708 मान कर रखा है संसद ने खुद। कितना? 708। किसी भी एक एमपी की वोट की वैल्यू 708 है, ठीक। तो वैसे उस हिसाब से टोटल कितने एमपी हैं लोकसभा राज्यसभा के, हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद उनको 708 से गुणा कर देते हैं, वो वैल्यू निकल आती है। आ गया समझ में? अगला, ये समझ में आ गया ना
आगे, एक टर्म होता है जमानत। कहन का भा जमानत जब्त हो गया का, मुंह लटका के घूम रहे हो। तो वही चीज़ जमानत क्या होता है देख लो। पहले मैं जब छोटा था, जब लोग कहा कि इनकी जमानत जब्त हो गई इस नेता की, तो मुझे लगता था उसको सब कुछ, घर द्वार सब कुछ बिक गया, सब कुछ लूट गया, क्योंकि जमानत इतनी बड़ी चीज़ होती है। बाद में जब बड़ा हुआ तब पता चला जमानत वास्तव में होती क्या है। चलिए देखते हैं। जमानत राशि कितनी होती है राष्ट्रपति पद के लिए? 15,000 रुपये। कोई बड़ी रकम नहीं है। जो व्यक्ति इतने बड़े पद के लिए लड़ सकता है उसके लिए 15,000 रुपये की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है, मान सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसा रुपया एक तरफ हो जाता है, मान सम्मान एक तरफ रह जाता है, धरा का धरा रह जाता है। वही चीज़ कि बात 15,000 रुपये की नहीं है, बात है आपकी इज्जत की, आपकी कीमत की। कि 15,000 जमानत इसलिए ली जाती है, जमानत यानी क्या? सिक्योरिटी मनी। जमानत अर्थात सिक्योरिटी मनी, ठीक, इसलिए ली जाती है ताकि अगर आप कोई अभद्रतापूर्ण टिप्पणी करें अपने इलेक्शन में या कोई दंगा फंगा कर डालें तो वो सब चीज़ें के लिए जमानत राशि ली जाती है। और सपोर्ट जमानत कब जब्त होती है? 1/6 वोट, अर्थात इससे कम अगर आप वोट पा रहे हैं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। जैसे टोटल 60 वोटें पड़ी हैं, उन 60 वोटों में 1/6 का क्या हो जाएगा? 6 से काटोगे 10। अगर आपकी वोटें 10 नहीं हैं तो आपके 15,000 रुपये जब्त हो जाएंगे, वापस नहीं आ जाते। जो पैसे जमा होते हैं कैंडिडेट को मिल जाते हैं, उनको मिलते हैं जिनकी जमानत जब्त नहीं होती है। ये फार्मूला, ये 1/6 हर इलेक्शन में ऊपर से नीचे तक, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री मुखिया तक, राष्ट्रपति से लेकर प्रधान और मुखिया तक के जितने भी इलेक्शन होते हैं हर जगह 1/6 ही, 1/6 ही वोट का प्रावधान चलता है। क्लियर? समझिए, किसी का भी पूछ ले, राष्ट्रपति को पूछ ले, प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता नहीं है, MLA का होता है, MLA का पूछ ले, MP का पूछ ले, उपराष्ट्रपति का पूछ ले, किसी का पूछ ले, प्रधान का पूछ ले, तो क्या होगा? 1/6। अगर 1/6 मत पा रहे हैं इससे कम तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्लियर? अरे महताब, आप इतने बड़े पद के लिए लड़ रहे हैं और आपको 1/6 भाग लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, तो किस उम्मीद से आप खड़े हुए थे? यही चीज़ दर्शाती है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप पहचानो। इसीलिए आप कीमत रुपए की नहीं होती है, कीमत मान सम्मान की होती है, कीमत आपके ओहदे की होती है, कीमत आपके वजूद की होती है। क्लियर? चलिए आगे। अब आर्टिकल 55, आर्टिकल 54 बड़ा था लेकिन ज़रूरी था, महत्वपूर्ण था, उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। बुक खोलोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आसानी से समझाने की कोशिश की ताकि आपकी आसानी से समझ में आ जाए। आर्टिकल 55 को अर्थात कोटा। कोटा क्या होता है? कोटा यानी राष्ट्रपति का कोटा। चलो सही से लिख देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि नोट्स बनाते होंगे आप लोग, मुझे पता है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग भाई। राष्ट्रपति जी का कोटा। कोटा बोले तो मिनिमम वोट पाना होता है इसके तहत। जैसे कि जो भी उम्मीदवार होते हैं, ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति पद में जीतने वाला उम्मीदवार 50+1 वोट्स हों उसके जीतने के लिए। किसी भी कैंडिडेट को राष्ट्रपति के इलेक्शन जीतने के लिए 50+1 वोट होनी चाहिए। सपोज दैट अगर 100 वोटें पड़ी हैं तो उस कैंडिडेट को जीता माना जाएगा, जिसकी 50+1 यानी 51 वोटें होंगी, वो जीता माना जाएगा। अगर आपकी वोट 51 है या 49 है तो आप वोट जीते ही नहीं हैं, आप फिर द्वितीय चरण की वोटिंग होती है। तो इसलिए द्वितीय चरण की वोटिंग से जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हमारे हुए हैं, वो हैं वी गिर साहब। वी गिर जो थे, उनकी द्वितीय चरण की वोटिंग हुई थी, तब वो जाकर जीते थे। बाकी सभी लोग प्रथम चरण में ही जीत गए थे। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से बिलोंग करते हैं। ये कई बार पूछा जाता है, छोटे मोटे एग्जाम में लोग गलत कर देते हैं। चलिए
राष्ट्रपति कोटा क्या होता है, मिनिमम वोट पाना होता है इसके अंदर। कितना मिनिमम वोट क्या होता है, देखें मिनिमम वोट पाने का एक तरीका होता है, एक फार्मूला हुआ ये कि पहले एक सिस्टम था, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर दूसरा सिस्टम हुआ टोटल वोट क्लियर बटे कुल उम्मीदवारों की संख्या, कुल उम्मीदवारों की संख्या प्लस 1। पहले ये था। सपोज दैट, अब एग्जाम्पल समझो आप, जैसे टोटल वोट पड़ी 100, कितनी 100 वोट पड़ी, कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है 2 मान लो, क्लियर, और प्लस 1 कितना आ जाएगा 50 प्लस 1 अर्थात 51। जिस कैंडिडेट ने 2 में से 51 वोट पा लिया वो जीता मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप सपोज दैट 2 की जगह 4 रख लो तो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 1 26, अर्थात जिस कैंडिडेट ने 26 वोट पा लिए वो जीता मान लिया जाएगा। लेकिन आगे चल के इससे प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक, तो इसलिए ये किया गया कि जो टोटल वोट थी बटे कुल उम्मीदवारों की संख्या का प्लस 1 होना चाहिए। अर्थात अब अगर 100 कैंडिडेट हैं और 4 कैंडिडेट हैं प्लस 1, अब आप इसको भाग दोगे, 4 1 5 हो जाएगा, इसको आप काट, सॉरी ये तो रहेगा, इसको हटा दो, रफ कर दो, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 को 100 से भाग दोगे कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 अर्थात 21। कहने के तात्पर्य ये हुआ कि जिस कैंडिडेट्स के अब क्या बोलते हैं उसको 21 वोटें होंगी वो जीता हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन सपोज दैट अगर किसी की कैंडिडेट के 18 19 20 वोटें हैं, क्या वो जीता माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस 1 होना चाहिए, टोटल वोट प्लस कुल उम्मीदवारों की संख्या का प्लस 1 का जो भी कुछ है उसका प्लस 1 होना चाहिए। आगे समझ में? ये चीज़ थी और ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। ये इसलिए बता दिया मैंने क्योंकि ये कभी आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आपकी जानकारी में होना चाहिए। चलिए आर्टिकल का 55 हो गया, हम पढ़ेंगे 56 में क्या है? का यानी कार्यकाल, कार्यकाल की इंग्लिश होती है टर्म। कितना टर्म होता है? 5 ईयर। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का कितने साल तक रह सकते हैं? कोई भी 5 साल तक। कितने? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं रह सकता है। एक बार अगर आप लड़ेंगे तो जिस डेट से आपने शपथ ले ली उस डेट से 5 वर्ष तक आप गद्दी पर बैठेंगे, सीट पर बैठेंगे। उसके बाद अगर आप बीच में मर रहे हैं या किसी कारणवश सीट छोड़ रहे हैं, पद छोड़ रहे हैं, तो उस दौरान 6 महीने के अंदर उस पद के लिए पुनः इलेक्शन करा लिया जाएगा। कितने? 6 महीने के अंदर। अन्यथा आपका कार्यकाल पूरा हो गया तो उस कार्यकाल के पूरा होने के पहले पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए, या नहीं हो रहा किसी कारणवश तो आप तब तक पद पर रहेंगे जब तक आपका प्रतिनिधि, आपका समकक्ष उम्मीदवार नहीं आ जाएगा चुनकर, नियुक्त होकर, निर्वाचित होकर। क्लियर? चलिए, पकानी कोका दुयो दशम, दुयो अर्थात 57, दुयो यानी दोबारा या पुनर्निर्वाचन। अब एक चीज़ आप जान लें, पुनर्निर्वाचन यानी दोबारा का तात्पर्य है, सपोज जैसे रामनाथ कोविंद एक बार राष्ट्रपति इस वर्तमान राष्ट्रपति हैं, अगर दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे इन्हें फिर से वही सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक,
गुप्त मतदान वाली प्रक्रिया, ठीक, उसी के तहत से गुजरना पड़ेगा। वही सारी योग्यताएं लगेंगी, वही सारा सिस्टम लगेगा। आ गया समझ में? तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे की चीज़ें अगले लेक्चर में आपको मिलेंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।